हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज समाज का बोध एनसीईआरटी क्लास 11 की हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। 2 पार्ट में इसको कवर करेंगे क्योंकि ये चैप्टर लंबा है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि जो हमारा पाश्चात्य समाज शास्त्र था वो कब शुरुआत हुआ था। 17वीं से 19वीं शताब्दी में कहाँ शुरुआत हुआ था? पश्चिमी यूरोप में हुआ था। हमने उनके कुछ समाजशास्त्रियों को भी पढ़ा था, करेक्ट है। तो उसी तरीके से भारत में समाजशास्त्र का कैसे जन्म हुआ है, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कुछ समाजशास्त्रियों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, वैसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए सोशलॉजी के लिए तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोसाइटी में कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसमें जो कुछ कुछ समाजशास्त्री ना, उन्होंने किसी न किसी ने जाति के बारे में कुछ कहा है, किसी ने जनजाति के बारे में कुछ कहा है, तो वो कैसे अलग, किसी ने श्रम विभाजन के बारे में कुछ कहा है। तो वो सारी चीज़ें जब हम मेंस के टॉपिक को लिखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को लिखेंगे, जैसे जनजाति के बारे में कभी मेंस में आ गया या एसे में आ गया, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, करेक्ट है। आप इसमें के कोई भी कोटेशंस को अगर आप डाल देते हैं या किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम डालते हैं तो वो आपके आंसर्स को इफेक्ट देगा, है ना। ये कैसे करेंगे ये हम अभी आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, और जब हम मेंस की सीरीज लेकर के आएंगे तो उसमें हम आपको डीपली क्वेश्चन के कोटिंग्स और आंसर राइटिंग्स को भी कराएंगे, करेक्ट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या होता है ना कि आज जैसे समाजशास्त्र को एक विषय बन गया है हमारे इंडिया में, करेक्ट है, तो वो पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि समाजशास्त्र के बारे में हम ये भी नहीं समझ पाते थे कि इसकी भारत में जरूरत है भी या नहीं है, और अगर है तो इसका भाई क्या प्रारूप होगा, कैसा होगा, ये सब कुछ भी स्पष्ट ही नहीं था हमारे इंडिया में। क्यों नहीं था भाई? क्योंकि क्या था कि जैसे पाश्चात्य में तो समाजशास्त्र का उद्भव हो रहा था, क्यों हो रहा था? आधुनिकता को समझने के लिए हो रहा था। वहां हम पढ़ा चुके हैं आपको चैप्टर नंबर 4 में कि आदिम से मनुष्य आधुनिकता की ओर जा रहा था। लेकिन हमारे भारत में क्या माना जाता है ना, कि जो प्राचीन भारत में माना जाता है कि हमारे यहाँ की जो प्राचीन संस्कृति है या हमारे यहाँ की जो, हम खुद ही एक विकसित सभ्यता थे। ठीक है, लेकिन और ऐसी सभ्यता थे जहां पे हमारा आदिवासी यानी आदिम समाज भी रहता था, जो आज भी सच्चाई है ना। तो वहां पे ऐसी जगह पे समाजशास्त्री को ये समझना ही मुश्किल हो रहा था कि समाजशास्त्र भारत में हो क्या, क्योंकि यहाँ एक तो विकसितता वाली जो चीज थी, दूसरी एक चीज यहाँ पे और थी, वो थी औपनिवेशिक पराधीनता, जो यूरोप में नहीं थी। हमारे यहाँ क्या था कि हम विकसित पहले से ही ऑलरेडी थे, मतलब एक कहते हैं ना कि भारत समृद्धशाली देश था पहले, तो वो चीज थी। उसके बाद में हमारे यहाँ आदिम समाज भी रह रहा था और साथ में हमारे यहाँ औपनिवेशिक पराधीनता भी थी। तो हमारे यहाँ समाजशास्त्र को किस तरह से समझा जाए, ये एक मुश्किल कार्य था। शुरू शुरू में क्या हुआ ना कि यहाँ के जो 25 वर्ष थे शुरू के 20वीं शताब्दी के, जिन्होंने रुचि इसमें दिखाई भी इस सब्जेक्ट में, तो उनको क्या करना था, क्या इसकी भूमिका होगी, ये सारी बातें उन्हें ही तय करना था। उन्हें किसे? उन समाजशास्त्रियों को ही तय करना था प्रारंभिक में कि इसका विषय वस्तु आगे जाके क्या होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? तो चलिए हम शुरू करते हैं कि 1919 में जो है ना, मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। ये किसने स्थापित की थी? घुर्रे जी ने की थी, सदाशिव घुर्रे, गोविंद सदाशिव घुर्रे जी। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 1920 में कोलकाता और लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में शिक्षण व शोध कार्य भी प्रारंभ हो गया था। शोध कार्य भी प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो उसके आगे हम देखते हैं कि आखिर कैसे हम, जैसे कि ये दो लोग हैं, ठीक है, एक है आपके ये श्री एल के अनंत कृष्णन जी, और इसके बाद में एक लोगों को हम और पढ़ेंगे शरद चंद्र जी के बारे में। तो श्री एल के अनंत कृष्णन जी जो हैं 1861 से जिनकी जन्म हुआ है, 1937 में उनकी मृत्यु हुई है। ये भारत के बेहतरीन और समाज सर्वप्रथम सबसे पहले सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनको समाजशास्त्री नहीं कह रहे हैं बच्चों, अभी ये मनोवैज्ञानिक है। हुआ क्या कि ये पहले तो क्लर्क थे, ठीक है, फिर ये स्कूली शिक्षक हुए, कोचीन रजवाड़े महाविद्यालय में ये शिक्षक बने। उसके बाद में ये क्या हुआ कि कोचीन के जो दीवान थे, दीवान ने, यहाँ पे बच्चों ये गलत है, इनके जो दीवान थे 1902 में इन्होंने राज्य के नजातीय सर्वेक्षण में मदद के लिए इनसे कहा था। ठीक है, इनको एक डिपार्टमेंट में नियुक्त किया गया, है ना, इनको एक मदद के लिए कहा
कहा गया सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विभाग की स्थापना में इन्होंने मदद भी करी। तो हुआ क्या कि इन्होंने वहां पे इतना अच्छा कार्य किया कि ना ही सिर्फ ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक प्रशंसकों ने बल्कि भारत में भी सब इनके काम की प्रशंसा करने लगे। यहाँ तक ये कई जगह इनको इनविटेशन भी मिलने लगा। मद्रास विश्वविद्यालय में जाके व्याख्यान करने लगे, ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में भी नियुक्त हो गए। तो इस तरीके से ये अपने काम में इतना अच्छा काम कर रहे थे कि इन्होंने बाद में स्नातकोत्तर मानव विज्ञान के विभाग में भी मदद करी। इंडियन साइंस कांग्रेस के जनजाति विभाग का इनको अध्यक्ष भी चुन लिया गया उसके बाद में। यहाँ तक कोचीन राजवाड़े ने इनको राय बहादुर और दीवान बहादुर की उपाधि भी दे दी। जर्मनी विश्वविद्यालय ने भी डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं किस तरीके से एक इन्होंने ये सोच के नहीं चल रहे हैं कि ये इन्हें एक समाजशास्त्री बनना है या मनोवैज्ञानिक बन रहा है, बल्कि ये इन सर्वेक्षण में जो ये काम कर रहे हैं ना, इसके रूप में ये आगे की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि आगे जब ये एक विषय वस्तु बनता है समाजशास्त्र, तो उसकी रूपरेखा ये लोग तैयार कर रहे हैं। इसलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं क्योंकि ये कौन है? सर्वप्रथम समाज वैज्ञानिक है, समाज मनोवैज्ञानिक है। तो अगर आप में से किसी का एंथ्रोपोलॉजी भी है या फिर आप सोशियोलॉजी है या इसमें किसी भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट लेते हैं, या अगर सोसाइटी में भी किसी टॉपिक पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इनको कोट कर सकते हैं क्योंकि ये कौन है? ये पहले हैं, है ना। चलिए हम इसके आगे देखेंगे कि ये जो कानूनविद शरद चंद्र राय जी हैं, ये कौन है? देखिए, ये भी एक मनोवैज्ञानिक ही है। ठीक है, कलकत्ता में के रिपन में इन्होंने कानून की डिग्री ली थी पहले, सबसे पहले। फिर 1898 में रांची जाकर के इन्होंने मिशनरी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक बने ये। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इन्होंने स्कूल छोड़ी और वापस से रांची की अदालत में गए और जाकर के वहां पे प्रैक्टिस करने लगे। ठीक है, पहले, और फिर प्रैक्टिस करते करते वहां पे काम करते हुए इन्होंने वहां पे बहुत साल गुजारे हैं बच्चों अपने। ठीक है, थोड़े बहुत साल नहीं गुजारे, काफी साल गुजारे। और ये वहां पे जाकर के सरकारी द्विभाषी हो गए। ठीक है, नियुक्त कर दिए गए। अब ये किसके द्विभाषी हो रहे हैं वहां पे? आप देखिए, ये जनजातियों की परंपरा और कानूनों को द्विभाषित करते थे। अब स्वाभाविक है, अगर वो उनकी कानून और परंपरा को स्वाभावित करते थे तो उनका कुछ ना कुछ तो उस चीज को वो जानने लगे होंगे ना। इनका वहां पे क्या हुआ कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट इनको आने लगा और शौकिया तौर पे ये जनजातीय क्षेत्रों का भ्रमण करने लगे, उनके बीच में ही रह करके उनके अध्ययन करने लगे। और सिर्फ अध्ययन इस तरीके से किया इन्होंने, इतनी बारीकी से किया कि शोध कार्य और लेखन कार्य भी शुरू कर दिया। और यहाँ तक उन्होंने 100 से अधिक लेख लिखे जो बहुत ज्यादा विस्तृत थे बच्चों। ठीक है, ये राष्ट्रीय ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित होने लगे। ये इन्होंने उराव, मुंडा, खारिया जनजाति पे सर्वप्रसिद्ध लेखन कार्य किया। अब आप खुद देखिए, अब अगर जनजाति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर आप उसमें इनका नाम भी लिखते हैं, ठीक है, कि इन्होंने जनजाति के उस पे काम किया है, इन्होंने पर्टिकुलर इन जनजातियों पे काम किया है, तो क्या आपका उत्तर की लेखन शैली थोड़ा एक प्रभावी होगी ना, लोगों को अट्रैक्ट, टीचर को तो करेगी ना। तो इस तरीके से आप सोसाइटी के तौर पे भी इन बेसिक चीजों को लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनको डीपली पढ़ना है आपको, नहीं बच्चों, जो सोसाइटी वाले हैं, सोशियोलॉजी वाले पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इनके पर्टिकुलर इन चीजों को समझ करके एक माइंड में बैठा सकते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे थे और इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि 1992 में, तो 92 में इन्होंने मैन इन इंडिया नामक जर्नल भी प्रकाशित किया, जो भारत में आज भी प्रकाशित हो रहा है। ये ब्रिटेन में जाने माने मनोवैज्ञानिक जाने गए और छोटा नागपुर, ठीक है, उसके विशेषज्ञ ये कहलाए आगे जाकर के। इसके आगे हम पढ़ेंगे गोविंद सदाशिव घुर्रे जी को, जो 1893 से 1983 के बीच में थे। इनके बारे में आप डीपली बच्चों यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि ये समाजशास्त्र, तो अभी तक क्या चल रहा था, मनोवैज्ञानिक थे वो, है ना, वो सिर्फ सोच रहे थे कि समाजशास्त्र, मतलब वो अपने काम करते जा रहे थे, उनकी रूपरेखा, उनके जो लेख थे वो समाजशास्त्र नाम के एक विषय के रूप में, उसकी रूपरेखा के रूप में बनता जा रहा था। लेकिन अभी भी क्या था कि उसको पूरी तरीके से एक संस्थागत रूप नहीं दिया गया था। ठीक है, जो डिपार्टमेंट भी आप देखते हैं ना, अभी पिछला जो उन्होंने अनंत कृष्णन अय्यर जी ने स्थापित किया था, वो भी किसका स्थापित करने में मदद की थी? मानव विज्ञान विभाग था वो।
ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी वाला चीज था। अभी क्या है कि देखिए आप समाजशास्त्र, ठीक है, समाजशास्त्र एक संस्थागत रूप उनको उसको मिल गया है। ये पहले पर्सन हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को संस्थागत रूप दिया है। और कैसे दिया है अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मुंबई विश्वविद्यालय में विभाग के रूप में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुआ था। किसने किया था? गोविंद सदाशिव घुर्रे जी ने किया था। ठीक है, उसके आगे देखते हैं कि इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना भी की थी। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जनरल भी इन्होंने निकाला था। इन्होंने जनजाति आदिवासी संस्कृति पे विशेष कार्य किया था। ठीक है, इन्होंने 35 वर्षों तक इस विभाग में कार्य किया है। ठीक है, इनके जो लेख है ना वो बहुत विस्तृत हैं। इन्होंने जो मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को ना एक बहुत बड़े वर्ग के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, उस समय जो होता था ना विश्वविद्यालय और के जो शोध वोध होते थे उनके लिए कोई वित्तीय और संस्थागत सहायता जो होती थी वो बहुत ज्यादा नहीं मिलती थी, बहुत कम मिलती थी, है ना। और ऐसे वक्त में भी इन्होंने जनजाति आदिवासी संस्कृति पे विशेष कार्य किया है। ये बड़ी बात थी बच्चों। ठीक है, और ये फर्स्ट है इसलिए भी हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता था कि कई ब्रिटिश प्रशासक जो थे ना, उनको समझिएगा इस बात को बच्चों, कि कई जो ब्रिटिश प्रशासक होते थे, ब्रिटिश प्रशासक, उनको मानना था कि जनजातियों को ना संरक्षण देना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी एक विशिष्टता होती है तो वो खत्म ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू समाज उनको जो है मुख्य धारा में ले आए और उनका शोषण करने लगे। ठीक है, ऐसी अपनी सोच रखते थे कि आदिम जो लोगों की अपनी एक विशिष्टता होती है जिसे बने रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक और विचारधारा थी जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जिसका समर्थन हमारे घुर्रे जी करते थे। वो लोग ये कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, हिंदू जो है ना, हिंदू में भी कुछ अपनी विशेषताएं हैं जो पिछड़ी हुई हैं, जिनका विकास की जरूरत है। तो वैसे ही जनजाति में भी है जिनको विकास की जरूरत है। ठीक है, इन्हें पिछड़ा हिंदू समाज समझा जाना चाहिए। ये नहीं है कि उनको जो मुख्य धारा है उससे ही हटा देना चाहिए, उनके लिए एक अलग ही नया सिद्धांत ले आना चाहिए। इनका कहना था कि जैसे पिछड़ापन तो सिर्फ जनजाति में ही नहीं है ना, भारत समाज के कई पिछड़े वर्ग हैं या दलित वर्ग हैं उनमें भी है, तो आप उनके लिए भी ऐसे ही चीजें कहेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए घुर्रे जी जो है इनकी ये राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी, उनका कहना था कि विकास जो है वो होता ही है, और जब विकास होता है ना तो उसमें कठिनाइयां आती ही हैं। ठीक है, तो उसको किसी पर्टिकुलर जाति विशेष या जनजाति के रूप में रख करके बात नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने, रिजले द्वारा जो दिए तर्क थे उससे भी ये पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। सहमत थे लेकिन पूरी तरीके से नहीं थे। क्या होता था कि जो रिजले थे वो ना, जैसे उच्च जातियां हैं वो आर्य प्रजाति की विशेषताओं से मिलती हैं। इनका कहना था रिजले का कि जो उच्च जातियां हैं वो आर्य प्रजाति की तरीके से मिलती हैं, उनकी विशिष्टताओं से मिलती हैं। जो निम्न जातियां हैं वो अनार्य प्रजाति की विशिष्टताओं से मिलती हैं। ये मतलब क्या कहते थे, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का, विशेष का या प्रजाति का जो आधार होता था उसको अलग अलग जो करते थे वो उनके रंग रूप, उनके बालों की प्रकृति, उनकी नाक को देख के, उनको आंख को देख के, वो जो आपने पढ़ा है ना मंगोल किस तरह के होते थे, वो किस तरह के होते थे, अलग अलग प्रजातियां पढ़ते थे। ये वही बात है जो रिजले जी कहते हैं। लेकिन ये भारत के लिए क्या कहते थे कि जो आर्य जातियां हैं उनकी विशिष्टताएं उच्च जातियों से है और निम्न जातियों की अनार्य जातियों से। लेकिन घुर्रे जी कहते थे कि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में तो ये बात फिर भी ठीक साबित होती है लेकिन पूरे बाकी भारत में नहीं साबित होती है। उत्तर भारत में क्यों साबित होती है? इनका कहना था कि यहाँ उत्तर भारत में प्रजातीय शुद्धता पाई जाती है, मतलब अंतर जातीय विवाह क्योंकि यहाँ पे निषिद्ध है, यानी कि एक ही जाति में विवाह होगा, किसी और जाति में विवाह नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे उनकी संतान एक जैसी होंगी, तो प्रजातीय शुद्धता तो बनी रहेगी ना उत्तर भारत में। लेकिन बाकी भारत में ऐसा नहीं है, वहां पे अंतर जातियां हैं, वहां पे एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ा हुआ है, तो वहां पे आपका ये तर्क पूरी तरीके से साबित नहीं होता है हमारे भारत को लेकर के। ठीक है, और क्या हुआ कि जो घुर्रे जी हैं उन्होंने जाति के लिए 6 विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि जो जाति है ना इसकी 6 विशेषता होती हैं। तो क्या होती है कि जो जाति एक ऐसी संस्था होती है जो खंडीय विभाजन पर आधारित होती है, यानी कि जो आपकी अलग अलग जाति वाली बात है ना, कि एक समाज जो है कई बंद और कई अन्य जातियों में विभाजित होगा। ठीक है, ये बंद जाति है, समाज जो है ना ये बंद जाति में विभाजित है। बंद का मतलब क्या कि जाति का जो निर्धारण है वो जन्म से ही
होता है उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है, वो जन्म से ही निर्धारित हो चुका है। और ये कहते हैं कि जातिगत जो समाज है वो सोपानिक विभाजन पर आधारित है, यानी कि दो जातियां कभी भी समान नहीं हो सकती हैं, कोई उच्च होगी तो कोई निम्न होगी। फिर कहते हैं कि संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंतर क्रिया पर प्रतिबंध लगाती है, यानी कि क्या मतलब है, जैसे आप देखते हैं ना पवित्रता अपवित्रता अपृश्यता छूत की बात करते हैं कि खाना आप साथ में खाना नहीं खा सकते हैं, कुछ जातियां एक दूसरे के लिए अंतर क्रिया पर मतलब एक प्रतिबंध लगाते हैं ना कि कुछ निश्चित जाति किसी निश्चित जाति के का छुआ नहीं खाती है, कभी वो अगर छू ले तो पवित्रता अपवित्रता वाली बात आ जाती है, ये वही पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ कह रहे हैं कि भिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार व कर्तव्य होते हैं। मतलब क्या है कि जैसे नृजातीय समाज को अगर आप देखते हैं तो उनका दिनचर्या कैसा होता है, बिल्कुल अलग ही होता है ना। तो भिन्न भिन्न जो जातियां होती हैं वो अलग अलग उनके अधिकार हैं, उनके अलग अलग कर्तव्य हैं, वो आपस में जातियां कैसे व्यवहार करेंगी, यानी एक पर्टिकुलर जाति दूसरी पर्टिकुलर जाति से कैसा व्यवहार करेगी, इसके भी अपने नियम हैं। फिर कह रहे हैं कि जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है, व्यवसाय के चुनाव को सीमित करती है। मतलब इनका कहना है कि हर विशिष्ट जातियों को एक विशिष्ट कुछ व्यवसाय दिए जाते हैं, ठीक है। जो जन्म पर जो जाति की तरीके से जैसे जन्म होता है ना, जन्म पे आधारित होता है, वंशानुगत वाली चीज, श्रम विभाजन में एकदम कठोरता आ जाती है, तो ये वही बात कर रहे हैं कि हर जाति का अपना एक अलग व्यवसाय वाली बात कर रहे हैं कि उनका अपना एक अलग व्यवसाय होता है, ठीक है। तो जाति उस पर निर्भरता उनकी ज्यादा होती है जो उसको सीमित कर देती है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर वही चीज होती है, बस एक सीमित व्यवसाय की बात करते हैं, ऐसा घुर्रे जी कहते हैं। फिर कहते हैं कि जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। कैसे प्रतिबंध लगाती है, जैसे कि अंतः विवाह, अभी हमने आपको बताया था ना, अंतः विवाह यानी कि जाति में ही जाति का विवाह होगा। कोई बहिर्विवाह, उसके भी अपने अलग नियम होते हैं कि आप किससे शादी कर सकते हैं, किससे आप शादी नहीं कर सकते हैं, कौन योग्य है कौन निर्योग्य है, सभी यही सब बातें तो जाति प्रथा को आगे बढ़ाती है ना बच्चों। तो ठीक है, आज के चैप्टर में हमने ये बात करी है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आगे देखेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम कवर करेंगे, ये डीपी मुखर्जी को देखेंगे, अक्षय रमन लाल देसाई जी को देखेंगे, और लास्ट हम श्रीनिवास जी को देखेंगे। ये हमारे 3 समाजशास्त्री और हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे भारतीय समाजशास्त्री में। सो थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर।